Hello students, today we are going to do the second part of the first chapter, The Living World, Adaptations and Classification. दूसरा भाग है Adaptations in Animals. अब तक हमने plants के बारे में बात किया. तो पहला है एडेप्टेशन एक्वाटिक एनिमल्स, जो पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनमें क्या एडेप्टेशंस हैं. तो यहाँ हम पॉइंट्स पढ़ लेते हैं. द बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन एज अ फिश मूव्स फॉरवर्ड. जो पानी में तैरते समय जो फिश का जो बॉडी है वो शेप जो है उसको हम स्ट्रीमलाइंड कहेंगे, ताकि वो आसानी से पानी के अंदर से स्विम कर सके. Gills absorb dissolved oxygen from the water. ये हमारे जैसे नाक से सांस नहीं लेते हैं, गिल्स से सांस लेते हैं. तो पानी मुंह के अंदर जाता है और पानी जो घुला हुआ ऑक्सीजन है वो गिल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है और बाकी का पानी गिल्स के बाहर आ जाता है. फिन्स, इनके हाथ पैर तो होते नहीं हैं, फिन्स रहते हैं जो उन्हें स्विम करने में मदद करते हैं और बैलेंस के लिए भी मदद करते हैं. टेल हेल्प्स द फिश टू मूव फॉरवर्ड थ्रू द वाटर. और तैरने में टेल की बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है. द लैटरल लाइन, यहाँ पर मछली पे एक लाइन जैसे दिख रहा है, इसको लैटरल लाइन कहते हैं. इट सेंसेस द मूवमेंट इन वाटर अराउंड द फिश. वो उसका एक सेंसरी ऑर्गन जैसा वो काम करता है, पानी का मूवमेंट वो बता सकता है. एडेप्टेशंस पॉइंट वाइज अगर देखें तो एयर ब्लैडर का क्या फंक्शन हो सकता है. आपने देखा होगा कि अगर आप एक खाली बोतल, अगर आप एक बाल्टी भर पानी में एक खाली बोतल अगर आप अंदर ढकेलना जाएं तो वो अंदर जाता नहीं है. क्यों? क्योंकि ये हवा रहता है. हवा हमेशा सब चीज़ों को तैरने में मदद करता है. वैसे ही फिश के अंदर भी एयर ब्लैडर रहता है, जिससे वो आसानी से ऊपर की तरफ तैर सकते हैं. ओपर्क्यूलम एंड गिल्स के ऊपर एक कवर रहता है कई फिशेस में, उनको ओपर्क्यूलम कहते हैं, और गिल्स जिससे वो सांस लेता है. और फिन्स हमने देखा जो उसको तैरने में मदद करती है. तो गिल्स जो है फिश के अंदर ऐसे दिखाई देते हैं जब वो मुंह से पानी लेता है और अंदर गिल्स के अंदर ऑक्सीजन जो भी डिसॉल्व रहता है पानी में वो एब्जॉर्ब कर लेता है उसके ब्लड वेसल्स में, और बाकी का पानी बाहर बह जाता है. तो अगर पॉइंट वाइज हम देखेंगे, फिश हैव स्केल्स ऑन द स्किन एंड फिन्स ऑन द बॉडी. तो स्किन का उसका स्केल्स है, वो पानी में रहकर सिकुड़ नहीं जाता है क्योंकि उसके स्केल्स हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं. द बॉडी टेपर्स टुवर्ड्स बोथ एंड्स लाइक अ स्पिंडल. तो स्पिंडल ये शेप माना जाता है, जैसे हमने धागा जो बांधा हुआ है इसको स्पिंडल कहते हैं. तो बीच के तरफ जाड़ा है, मोटा है, और दोनों तरफ पतला है, उसको क्या कहते हैं? स्पिंडल शेप. तो बॉडी का वो शेप है वैसा है. फिश ब्रीथ विद गिल्स इंस्टेड ऑफ नोज. देयर आईज हैव ट्रांसपेरेंट आईलिड्स. तो आंखों पे उनके ट्रांसपेरेंट आईलिड्स रहते हैं. दे हैव अ एयर ब्लैडर विद इन देयर बॉडी टू हेल्प देम फ्लोट. अब हम एक दो क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पर. ऑफ व्हाट यूज आर देयर लेग्स टू दीज एनिमल्स. जो फ्रॉग्स, डक और टॉर्टस हैं उनके पैर, उनका अलग अलग फंक्शन है. क्या हो सकता है? व्हाट हेल्प्स फ्रॉग्स टू ब्रीथ अंडर वाटर. फ्रॉग्स तो हैं वो एम्फीबियन हैं, हवा में और पानी में दोनों जगहों में वो ब्रीथ कर सकते हैं. वो कैसे? ऑफ व्हाट यूज आर लॉन्ग हाइंड लेग्स ऑफ अ फ्रॉग. फ्रॉग के जो पिछले पैर हैं पीछे वाले वो बहुत लंबे रहते हैं. क्यों? Why doesn't a duck get wet in water? बतख जो पानी में रहता है वो कभी गीला क्यों नहीं होता है? तो इन सब क्वेश्चंस का हम अभी आंसर करते हैं. Adaptations in frogs and ducks. They both have webbed feet to use like oars for swimming. Oars का मतलब है जैसे नाव चलाने के लिए हम ये ओर इस्तेमाल करते हैं, इस चीज को हम oars कहते हैं. तो उनके पैरों में उंगलियों के बीच में जो स्किन है वो यहाँ पर स्प्रेड है स्किन, उसको हम वेब्ड फीट कहेंगे, जैसे मकड़ी का जाल हो. इसीलिए क्या उसको क्या कहते हैं? वेब्ड फीट. तो वो पानी में तैरने में मदद करते हैं.
वाटर फ्लोज ऑफ द फेदर्स ऑफ डक एंड वाटर hen। तो पानी उनके ऊपर से बह के चले जाता है, उनको गीला नहीं करता है, क्योंकि जो उनके पंख हैं, फेदर्स हैं, उन पे एक बहुत पतला लेयर रहता है ऑयल का, नेचुरल ऑयल। Frogs have webbed toes, slippery smooth skin and triangular head। तो इन चीजों से भी फ्रॉग्स को स्विमिंग में बहुत मदद मिलता है। वेब्ड टोज, स्लिपरी स्मूथ स्किन, बहुत ही स्लिपरी चिकना स्किन, एंड ट्रायंगुलर हेड, उसका शेप जो है वो पानी में स्विम करने में मदद करता है। फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन इन वाटर एंड नोज एंड लंग्स ऑन लैंड। तो फ्रॉग्स का दो दो सिस्टम्स हैं ब्रीदिंग के लिए। एक तो पानी में जब रहते हैं, उनके स्किन, पूरे के पूरे बॉडी का जो स्किन है, वहां से वो सांस लेते हैं, और जब लैंड पे आ जाते हैं जहां पर पानी नहीं है, फिर वो नाक और लंग्स जैसे हम करते हैं वैसे ब्रीथ करते हैं। तो दोनों पानी में और बाहर, पानी के बाहर वो सांस ले सकते हैं। द कलर्स ऑफ फ्रॉग्स हेल्प देम टू हाइड इन ग्रास। तो उनका हरा हरा कलर क्यों होता है? क्योंकि वो हरे हरे ग्रास में छिप सकते हैं, जो भी उनको खाने आए, उनका शिकार करने आए, उनसे छिपने के लिए। आगे हम देखते हैं ये तीन शब्द, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर। हर्बीवोर वो प्राणी हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, पौधे खाते हैं, जैसे हम कहें कहीं शाकाहारी। तो एग्जाम्पल्स हैं जेब्रा, काउ, रैबिट, जिराफ और एलिफेंट। कार्निवोर जो सिर्फ मांस खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, शिकार करते हैं और उनको खाते हैं मार के, जैसे लायन, स्नेक, टाइगर, और ये है क्रोकोडाइल। ओमनिवोर्स दोनों हैं, जो शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं, जैसे बेर, पिग्स, ह्यूमन बींग्स एंड हेन। एक और बात, ये टाइगर्स जो हैं, उन्हें हम हिंदी में बाघ कहते हैं, वो जंगल में रहते हैं, और लायंस जो हैं, शेर, वो ग्रासलैंड्स में रहते हैं। एलिफेंट्स जो हैं, वो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड दोनों ही एनवायरमेंट्स में रहते हैं, दोनों ही इकोसिस्टम्स में रहते हैं। अब आगे बढ़ के बात करते हैं एडेप्टेशंस इन कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स में क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं ताकि वो दूसरे प्राणियों को मार के, उनका शिकार करके खा सके उन्हें। Carnivorous animals like wild dog, fox, tiger, lion, etc. have strong legs to run fast and capture prey. उनके पैर बहुत ही शक्तिशाली रहते हैं ताकि वो बहुत जोर से दौड़ सके और अपने शिकार को पकड़ सके, उनके पीछे भागकर। They have claws and their canine teeth are sharp and pointed. उनके जो नाखून हैं वो बहुत ही बड़े हैं, पंजों में बड़े बड़े नाखून रहते हैं, और उनके दांतों में कैनाइन्स जो कहते हैं, इन दांतों को कैनाइन्स कहते हैं, वो ज्यादा दूसरे प्राणियों से ज्यादा लंबे रहते हैं ताकि वो शिकार करने में, अपने शिकार को मारने में मदद हो। Tigers have padded paws so that they can silently stalk their prey and capture it. टाइगर जो जंगल में रहता है, वो क्या करता है, वो बहुत धीरे से आके पीछे से अपने शिकार को पकड़ लेता है, और धीरे से चुपचाप आने के लिए उसके पास पैडेड पॉज रहते हैं, यानी उसके पंजे बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं, आवाज नहीं करते हैं। The eyes are located in front of the head so that they can spot their prey from a long distance. तो दोनों आंखें जो हैं कार्निवोरस एनिमल्स के, दोनों सामने की तरफ रहते हैं ताकि वो बहुत सीधे लंबे डिस्टेंस तक देख सकें। Herbivore adaptations. Eyes are below the forehead and on either side of the head to get a wide angle vision to protect from predators. तो उनके आँख जो हर्बीवोर्स हैं, उनके आँख सिर के दोनों साइड पे रहते हैं ताकि वो लेफ्ट और राइट सब तरह से, सब डायरेक्शन से वो देख सकें, अपने शिकार जो करने के लिए उनको आ रहे हों उनको पहचान कर भाग सकें। Legs are long and tapering with hooves so they can run fast and take long leaps. तो बहुत लंबी लंबी छलांग लगाने के लिए उनके पैरों के नीचे ये जो हूफ बने हैं, वो
भाग के ऊपर लंबे छलांग लगाने के लिए बनी है। Their long and freely moving ears can receive sounds from long distances and different directions. इनके जो कान है वो लंबे भी हैं एंड फ्रीली मूविंग भी हैं। क्यों? क्या? ताकि वो बहुत दूर से और सब डायरेक्शन से आवाज़ सुन सके। तो शिकार करने के लिए कार्निवोर आ रहा है तो वो झट से भाग सकते हैं। Deer and black bucks have colors that merge with their surroundings. उनका जो स्किन का कलर है ऐसा है कि वो छिप सकते हैं। Their teeth are strong for chewing tough plant material. तो हर्बीवोर के दांत जो हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ग्राइंडिंग कर सकते हैं ज़्यादा, जो घास और पौधे ज़्यादा ग्राइंड करना पड़ता है, इसीलिए उनके सब दांत चपटे रहते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये देखो, ये कार्निवोर के दांत कैनाइन्स बड़े हैं और ये ओमनिवोर के दांत, जहाँ पर कैनाइन्स भी हैं पर थोड़े छोटे हैं। एडाप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स। तो रेगिस्तान में रहने वाले प्राणियों में क्या एडाप्टेशंस होंगे? रेगिस्तान में बहुत पानी की कमी रहती है, तो इनका चमड़ा बहुत ही थिक रहता है। थिक स्किन टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। Legs are long and flat with cushioned soles to walk on sand. इनके पैर जो हैं बहुत ही लंबे और चपटे रहते हैं, जैसे कैमल के भी हैं, जो रेगिस्तान के रेत पे आसानी से चल सकें। Nostrils are protected by folds of skin. Eyelashes are long and thick. तो रेगिस्तान में क्या होता है, हवा चलेगी तो बहुत मिट्टी धूल उड़ती है, सैंड उड़ता है, तो इसीलिए उनके नॉस्ट्रल्स, नाक को प्रोटेक्ट करने के लिए अंदर फोल्ड्स ऑफ स्किन है, अंदर चमड़ी का फोल्ड्स है। एंड आईलैशेस, जो आंखों पे आईलैशेस है बहुत ही लंबे हैं और थिक है, ताकि वो रेत उनके आंखों में, नाक में ना जाए। Rats, snakes, spiders, lizards in deserts live in deep burrows during the daytime and are active during the night. तो ये जो प्राणी है डेजर्ट के, दिन के टाइम क्या करते हैं, मिट्टी में खोद के अंदर बहुत नीचे अंदर रहते हैं, जहाँ पर गीला भी है और ठंडा भी है, और रात के समय बाहर निकलते हैं। Why is camel called the ship of the desert? Camels are called ships of the desert because they carry very big loads from one side of the desert to the other. Dromedary camels can carry over 200 kilograms on their backs. Camels walk 4 kilometers per hour through the hot desert. They can go like this for 3 weeks without water. तो कैमल्स को शिप्स ऑफ द डेजर्ट क्यों कहते हैं? एक तो वो बहुत भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और जो रेगिस्तान में जहाँ पर पानी नहीं रहता है, बहुत रेत रहता है, वो घंटों, दिनों, हफ्तों आराम से जा सकते हैं, और 3-3 हफ्तों तक पानी बिना पिए भी रह सकते हैं। Adaptations in animals of snowy regions. यहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं, जैसे यहाँ पर है याक, पोला बेयर, सिल्वर फॉक्स, माउंटेन गोट, साइबेरियन हस्की एंड स्नो लेपर्ड। तो माउंटेन गोट आप देख सकते हैं कैसे बहुत ही स्टीप चढ़ाव है, यहाँ पर भी आसानी से चढ़ जाता है, जहाँ पर घास उसको मिल जाए खाने के लिए। पोलर बेयर कैसे, बर्फ है, उसका चमड़ा भी, उसका फर भी सब सफ़ेद रंग का है। याक अगर देखेंगे, इसकी इतनी चर्बी रहती है, इतने बाल रहते हैं कि ठंड से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो साइबेरियन हस्की है, इनको हम, ये जो है बर्फ में आसानी से रह सकते हैं, उनको ठंड नहीं लगती है। स्नो लेपर्ड का भी स्पॉट्स है, यहाँ पर वो बहुत चढ़ाव उतार होगा भी तो आसानी से चढ़ सकता है। White or silver body color, long thick hair on skin. तो पोलर बेयर के काफ़ी एडेप्टेशंस हैं, हम इन पॉइंट्स को जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर वाइट फर देखते हैं। द वाइट फर इज नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। तो आसानी से हम इसको दूर से पहचान नहीं पाएंगे। तो इट्स प्रेडेटर एंड प्रे आर अनएबल टू सी इट। इसको शिकार करने वाले और इसके शिकार
दोनों ही इसको नहीं देख पाएंगे। It has two thick layers of fur. These keep it warm in cold weather. इसके जो चमड़ी पे जो फर है, जो बाल हैं, वो दो दो लेयर के हैं, बहुत ही थिक हैं, ताकि उसको ठंड ना लगे। It has a layer of fat under its skin. The fat insulates its body from cold and keeps it warm. तो चमड़ी के नीचे क्या होता है? चर्बी होती है, चर्बी जो उन्हें गर्म रखता है। It has long, curved and sharp claws. उसके जो नाखून हैं बहुत ही लंबे हैं, कर्व्ड हैं और शार्प हैं, ताकि these help it to walk on ice. बर्फ पे चलने के लिए, ताकि वो फिसल के गिर न जाए, नाखून का इस्तेमाल करते हैं। It has a very strong sense of smell. It helps the bear to locate and catch its prey. इसकी नाक जो स्ट्रॉन्ग बहुत है, बहुत दूर दूर तक अपने शिकार को सूंघ सकती है। Adaptation of penguin. Penguins are white color का है, helping them to merge well in the snowy background. तो लंबे से उनको शिकार पहचान नहीं पाएंगे। They have thick skin and a lot of fat which protect them from cold. तो स्किन भी बहुत थिक है और उसके अंदर भी नीचे भी बहुत चर्बी है, जिससे वो गर्म रहते हैं, उनको ठंड जल्दी नहीं लगती है। Penguins huddle together to keep themselves warm. तो एक adaptations in aerial animals or birds. तो aerial animals तीन प्रकार के होंगे, एक तो है birds, insects and bats, जो उड़ने वाले प्राणी हैं। तो birds में क्या adaptations हैं? Spindle shaped body of bird minimizes the resistance of air while flying. जैसे हमने बात किया था मछली का बॉडी का शेप, वैसे ही बर्ड्स के बॉडी का शेप भी स्पिंडल जैसा है, ताकि वो आसानी से उड़ सके, रेजिस्टेंस ऑफ एयर कम हो। हॉलो बोन्स लाइट बॉडी, वो बॉडी उनका बहुत हल्का रहता है। क्यों? क्योंकि उनके हड्डियां भी बहुत हॉलो रहते हैं, उसमें हवा बहुत रहता है, एयर स्पेसेस रहते हैं उनके हड्डियों में। बॉडी इज कवर्ड विद फेदर्स, बहुत ही हल्के पंख रहते हैं उनके बॉडी के ऊपर, बाल या बहुत थिक खाल नहीं रहता है। मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लेग्स इनटू विंग्स, तो आगे के जो हमारे जो दो हाथ हैं बर्ड्स में क्या वो पंख बन चुके हैं, मॉडिफाई हो चुके हैं। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में क्या है? बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स ऑल्सो इज लाइट इन वेट एंड टेपर्स एट बोथ एंड्स। इनके भी बॉडीज बहुत हल्के हैं और बॉडी का शेप कैसा है? बीच में थोड़ा जाड़ा है और दोनों एंड्स में पतले हैं। फ्लाई विथ टू पेयर्स ऑफ विंग्स, इनके दो दो पंख के पेयर्स रहते हैं, दो दो जोड़ियां। वॉक विथ स्टिक लाइक लेग्स, इनके पैर बहुत ही छोटे पतले रहते हैं। बैट्स, bats fly with the help of a thin fold of skin between the forelegs and the hind legs called the patagium. तो बैट्स का क्या है? इनके पंख नहीं रहते हैं, पर उनके आगे वाले पैर यानी फोर लेग्स और पीछे वाले पैर, इनसे जुड़ा हुआ जो स्किन है उसको क्या कहेंगे? पटेजियम। पटेजियम की मदद से वो उड़ते हैं। Adaptations in reptiles. How do snakes and earthworms move? वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? उनके पास पैर तो है नहीं। Snakes do not have limbs like other animals. Limbs यानी पैर. Instead, they move using their flexible body, which consists of a long spine with up to 400 ribs attached. Muscles connected to the ribs help snakes crawl, climb and swim, and wide belly scales help them grip surfaces. तो उनके जो पेट के बल जो स्किन है वहाँ पर उनका जो स्केल है बहुत बड़े रहते हैं, ताकि वो सरफेस जिस ग्राउंड पे वो सरक रहे हैं वो पकड़ सके, उनका पकड़ रहे। Bigger snakes may push on both sides at the same time. तो बहुत शक्तिशाली मसल्स, इतने सारे उनके पसलियां और बहुत बड़े बेली जो पेट के स्केल्स हैं, इनके कारण वो अच्छे से आराम से मूव कर सकते हैं। Lizards and crocodiles use their muscles for creeping. Lizards have clawed toes and thin soles. तो lizards और crocodiles इनके तो
आगे और पीछे दोनों पैर रहते हैं, वो उनके मसल्स जो पैरों में रहते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं और उनके नाखून बहुत ही गोलाकार रहता है, क्लॉड टोज, नाखून बहुत ही लंबे होते हैं। स्नेक्स हैव स्केली स्किन, उनका जो स्किन है उसके ऊपर स्केल्स रहते हैं। Adaptations to blend in surroundings, तो ये एक नया अडेप्टेशन है जिसे हम कैमोफ्लाज कहते हैं। We cannot easily spot colorful butterflies, lizards and grasshoppers. They are camouflaged in grasses and parts of plant. तो हम आसानी से कलरफुल बटरफ्लाइज, लिजर्ड्स या ग्रासहॉपर को नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो छिप गए हैं। उनका जो कलर है उनके आसपास की चीज़ों से मिलता जुलता है। That is because their colors blend, जो आसानी से मिलता जुलता है with those of their surroundings, उनके surroundings से सब उनका कलर मिलता जुलता है। For example, ये देखो, कैमोफ्लाज के 6 एग्जाम्पल्स हैं। ये है कैमेलियन, मॉथ, क्लाउनफिश, लेपर्ड, लीफ इंसेक्ट एंड आउल, जो आसानी से अपनी सराउंडिंग्स में छिप रहे हैं। इस चीज को क्या कहते हैं? कैमोफ्लाज। दूसरा है एडेप्टेशन का डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन है एडेप्टेशन का मतलब क्या है, वो हम पढ़ते हैं। Changes that take place in various organs and life processes of organisms that enable them to live, feed, reproduce, to perpetuate themselves and protect themselves from their enemies in specific surroundings depending upon the habitat and its geographical conditions are called adaptations. तो चेंजेस जो भी प्राणी हैं उनके बॉडी में, वेरियस ऑर्गन्स उनके बॉडी में, लाइफ प्रोसेसेस, जैसे उनका कैसे वो सांस लेते हैं, जैसे मछली पानी में कैसे सांस लेती है, जो लाइफ प्रोसेस है, एंड जिससे वो लिव, फीड एंड रिप्रोड्यूस, ये तीनों चीज़ कर सकें, जीवित रह सके, जैसे रेगिस्तान में हो एग्जाम्पल, फीड जैसे मच्छर, उसका एडेप्टेशन है कैसे वो खून पीती है, रिप्रोड्यूस जैसे एग्जाम्पल हम कहें फ्रॉग्स, उनका रिप्रोडक्शन अलग रहता है, उनमें भी एडेप्टेशन रहता है। तो अलग अलग प्रकार के एडेप्टेशंस, ताकि वो लिव कर सके, फीड कर सके एंड रिप्रोड्यूस कर सके एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द एनिमीज। एनिमी से बच के रहने के लिए उनको तेजी चाहिए, तेजी से भाग सकते हैं या छिप सकते हैं। अलग अलग एडेप्टेशंस हैं डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट, जहाँ पर रहते हैं उसके ऊपर निर्भर रहता है। जैसे ग्रासलैंड देखिए, ग्रासलैंड में लायन आराम से छिप सकता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके जो बाल रहते हैं वो ग्रासलैंड के घास जो है गोल्डन ग्रास में आसानी से छिप सकता है। एंड इट्स जोग्राफिकल कंडीशंस एग्जाम्पल बता दी, जैसे पोलार बेयर बहुत ही ठंड में रहता है, बहुत बर्फ रहता है, तो वहाँ पर रहने के लिए वो अडेप्ट हो गया है। तो ये सब पॉइंट्स जो हैं उनको क्या कहते हैं? एडेप्टेशंस। तो ये रहा हमारा कैमोफ्लाज का एग्जाम्पल। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारे चैप्टर का तीसरा भाग है। तो चार्ल्स डार्विन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। वो उनके 2 थ्योरीज थे। एक थ्योरी था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और दूसरा थ्योरी था नेचुरल सिलेक्शन। तो ये क्या है? Charles Darwin, a biologist, studied numerous types of plants and animals and suggested that only those organisms are likely to survive which can best adapt themselves to a changing environment. वही एनिमल्स और प्लांट्स जीवित रहेंगे, सरवाइव करेंगे अगर वो अपने एनवायरनमेंट, चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करेंगे। समझो बहुत सूखा पड़ गया, जो प्राणी बच गए, वो अडेप्ट कर गए, वो आगे बढ़ेंगे, आगे रहेंगे, सरवाइव करेंगे। और जो चेंजिंग एनवायरनमेंट से अडेप्ट नहीं कर पाए, वो मर जाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो इसको कहते हैं डार्विन का फर्स्ट प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। इफ एन ऑर्गेनिज्म इज बोर्न विथ अ न्यू बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक,
अगर कोई प्राणी एक न्यू और अच्छा कैरेक्टरिस्टिक उसके साथ वो अगर बॉर्न हुआ है, पैदा हुआ है एंड इज एबल टू सर्वाइव। समझो एग्जाम्पल के लिए कोई प्राणी है जैसे फ्रॉग्स। फ्रॉग्स कैसे सरवाइव करते हैं? अगर बहुत पानी है तो पानी में रहते हैं, जब सूखा पड़ गया तो पानी के बाहर भी वो रह सकते हैं। तो ये जो बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक है उसके साथ अगर वो पैदा हुआ है तो ये चेंज उनमें बचा रहेगा, आगे के जनरेशन में वो रहेगा। तो इसको कहते हैं, दिस इज डार्विन्स सेकेंड प्रिंसिपल एंड इज कॉल्ड द थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो उसके आगे के पीढ़ी में भी वही कैरेक्टरिस्टिक या वही एडेप्टेशन जमा रहेगा और इसको कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। जैसे नेचर ने उसको चूज किया है कि वो सरवाइव करे। अभी आगे आगे हम बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एनिमल या प्लांट हो, जैसे हो पटेटो। पटेटो को हम हिंदी में आलू कहेंगे, पर आप अगर जग में कहीं और जाएंगे तो उसको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे टाइगर हो, जैसे मैंगो हो, तो अलग अलग भाषाओं में लोग अलग अलग नामों से उससे उनको पुकारते हैं। पर अगर आप एक साइंटिस्ट हो और आपको एक ही नाम से उस ऑर्गेनिज्म को जानना है तो उसको एक ऐसा नाम देना पड़ेगा जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में सब एक ही नाम से जानेंगे। तो इसको कहते हैं हायरार्की, जो जिससे वो हम नाम दे सकें। तो हायरार्की का मतलब क्या है, पहले हम ये समझते हैं। हायरार्की मीनिंग इन स्कूल, जो रैंक है सबसे बड़ा स्कूल में हमारा कौन होता है? प्रिंसिपल, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स, टीचर्स, कोऑर्डिनेटर्स वगैरह वगैरह। तो इसमें जो रैंक है सबसे बड़ा कौन है? प्रिंसिपल, और छोटा छोटा ऐसे रैंक छोटा बनता जाता है, इसको क्या कहते हैं? हायरार्की। दूसरा एग्जाम्पल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और तीसरा है कंपनी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें सबसे बड़ा प्रेसिडेंट है, उसके बाद पार्लियामेंट आता है, पार्लियामेंट में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, यहाँ पर स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, स्टेट्स से भी छोटा विधानसभा है। ऐसे छोटे छोटे करके रैंक वाइज सब छोटे होते जा रहे हैं, इनको हायरार्की इन गवर्नमेंट कहें। यहाँ पर हायरार्की इन अ कंपनी, कंपनी में सबसे बड़ा कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो आदमी बोर्ड में बैठते हैं डायरेक्टर्स के। उनके नीचे आते हैं सीईओ और एचआर डायरेक्टर, उनके नीचे आते हैं मार्केटिंग, सेल्स, अकाउंटिंग के मैनेजर्स, फिर मैनेजर्स के नीचे भी आदमी आएंगे और उनके नीचे भी और भी लोग। तो ये हायरार्की जो रैंक है इसको हायरार्की कहेंगे। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको नाम कैसे देना है? तो हम हायरार्की से शुरू करते हैं। सबसे बड़ा हायरार्की, सबसे बड़ा रैंक या पोजीशन है किंगडम। किंगडम में हम कहेंगे एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। तो दो तरफ से बटेंगे, उनमें और भी बहुत सारे बट जाएंगे फाइलम में। वो बटेंगे क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो आखिर के जो दो नाम हैं, जीनस और स्पीसीज, इससे हम उस ऑर्गेनिज्म, उस प्राणी को पहचानेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे मैंगो, मैंगो और ह्यूमंस। हायरार्की जो है रैंक वाइज हम देखेंगे तो ये प्लांट किंगडम में आता है मैंगो, फाइलम इसका ये है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है। फिर नाम जिससे हम पुकारेंगे वो है मैंचीफेरा इंडिका। और होमोसेपियंस, ह्यूमंस का जो है आदमी का, एनिमल किंगडम में है, कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा यानी उनके रीढ़ की हड्डी है। मैमेलिया, क्योंकि मैमल्स हैं, इनके छोटे बच्चे हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं। प्राइमेट्स, होमोनिडिन, और उसके बाद में आता है होमोसेपियंस। तो जिनस और स्पीसीज, ये जो दो नाम है, इनसे हम उनको बुलाएंगे होमोसेपियंस, हम ह्यूमंस। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बाय कार्ल लिनेस, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कार्ल लिनेस। तो बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब दो नाम वाला, जो हमने नामकरण किया है सब एनिमल्स और प्लांट्स का। इमेजिन दैट देयर आर 4 स्टूडेंट्स विद अ नेम कबीर और किरण इन अ क्लासरूम। एक ही क्लास में समझो 4 किरण हैं, तो हम पहचानेंगे कैसे? उनका हम फैमिली नेम से उनको पहचानेंगे। तो उनका पहला नाम होता है और दूसरा नाम होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो एनिमल्स और प्लांट्स के लिए हम पहला नाम जीनस कहेंगे और दूसरा नाम कहेंगे उसको स्पीसीज बुलाएंगे।
तो ये है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, जो नाम रखने का जो रूल्स हैं, जो इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर में सब रूल्स लिखे हुए हैं। और and all the organisms of a species are so similar that irrespective of differences in color, height, habitats and habits, they can reproduce among themselves. तो एक ही स्पीसीज के जो प्राणी हैं वो अपने आप में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे सब डॉग्स हों या सब कैट्स हों, तो वो अपने स्पीसीज के अंदर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने स्पीसीज के बाहर नहीं। एंड फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स लाइक देमसेल्व्स, और उनके जैसे नए इंडिविजुअल्स या बच्चे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल डोमेस्टिक कैट्स इन द वर्ल्ड बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। सभी कैट्स एक ही स्पीसीज के हैं। The same is true in the case of animals like hen, cow, dog, etc. and plants like mango, wheat, maize, etc. बाइनोमियल नेमिंग के लिए एक और एग्जांपल बता दें, जैसे लायन, जो पहला नाम है और दूसरा नाम है, दो नाम से हम इन्हें बुलाएंगे। जैसे जीनस है पैंथेरा, स्पीसीज है लियो, तो उसको क्या बुलाएंगे? पैंथेरा लियो। अभी आपको एग्जाम्पल और भी 3 बता रहे हैं, ह्यूमंस, कैट्स एंड डॉग्स। तो ह्यूमंस, कैट्स एंड डॉग्स तीनों एनिमल किंगडम के हैं, तीनों ही फाइलम कॉर्डेटा के हैं, कॉर्डेटा कॉर्डेटा कॉर्डेटा, यानी तीनों के रीढ़ की हड्डियां हैं। तीनों मैमल क्लास के हैं। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे पैदा होते हैं जो दूध पीते हैं। प्राइमेट्स, यहाँ पर ह्यूमंस का बदल जाता है, ह्यूमंस प्राइमेट्स हैं और कैट्स और डॉग्स कार्निवोर्स हैं, कार्निवोरा में आते हैं। यहाँ पर ये अलग हो गए हैं और हमारा जीनस और स्पीसीज होमोसेपियंस है। और यहाँ पर फैमिली में कैट्स और डॉग्स अलग हैं, जीनस इनका अलग है और स्पीसीज भी अलग है। तो ये हमें याद रखना है। तो कैट क्या बोलेंगे? फेलिक, फेलिस केटस, और डॉग्स को क्या बोलेंगे? कैनिस ल्यूपस। अभी एग्जाम्पल मैं बता दूं, यहाँ पर जीनस, सेम जीनस के अलग अलग प्राणी हैं और ये सेम स्पीसीज यानी एक में ही एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, पर सेम जीनस में नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखो आप, जेब्रा, हॉर्स, डोंकी, अलग अलग एनिमल्स जो हैं वो एक ही स्पीसीज के नहीं हैं, एक ही जीनस के हैं। तो जीनस और स्पीसीज में इतना फर्क है। थोड़ी और एग्जांपल्स बता दें। डॉग का क्या नाम है? कैनिस ल्यूपस। काउ, बॉस टॉरस, हाइबिस्कस, हाइबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जोआर, सोरघम बाइकलर। और ये दो नाम आप पहचान सकोगे, मैंने इसलिए ये एग्जांपल्स लिए हैं। पाइनएप्पल का दूसरा नाम है, साइंटिफिक नेम है अनानस कुमोसस, और पपाया, पपीता का दूसरा साइंटिफिक नाम है कैरिका पपाया। So this is the end of your first chapter.